आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च हेड नीलकंठ मिश्रा साहब, जो कि भारतीय बाजारों पर, भारतीय इकोनॉमी पर और दुनिया भर के बाजारों पर बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं। आइए जानते हैं उनसे जो कुछ भी दुनिया भर में चल रहा है बाजारों में। नीलकंठ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। धन्यवाद अनुज जी। बताएं सर, कैसे देखा जाए इस सिचुएशन को? देखते हैं थोड़ा पीछे मुड़ के तो ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही है, आगे देखते तो लगते हैं चुनौतियां अब भी है। क्या व्यू आपका बन रहा है, जरा समझाएं सर। ये देखिए, हमारी इकोनॉमी जब जब ये लड़ाई शुरू हुई ईरान में, तो उस समय मोमेंटम काफ़ी अच्छा बिल्ड हो रहा था। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, पिछले हफ्ते तक तो जब मैंने चेक्स किए तब तक इकोनॉमी का मोमेंटम काफ़ी अच्छा था। जो जैसे कार सेल्स हैं या सीमेंट की बिक्री है, इनका डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रेडिट डिमांड अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ पॉकेट्स में आई थिंक स्ट्रेस दिखना शुरू हो गया है, बिकॉज अगर आपके जो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो इनपुट्स हैं, जैसे मिथेनॉल है या फर्टिलाइज़र है, इसमें अगर कमी होनी शुरू होगी तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। गैस की कमी है, तो कुछ कुछ जगहों पे आई थिंक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। बट जो अंडरलाइंग इकोनॉमिक मोमेंटम है वो हमारी इकोनॉमी की काफ़ी अच्छी थी जब हम इसमें एंटर कर रहे थे, और इसलिए अभी तक बहुत ज़्यादा पेन अभी विजिबल नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा डिसीजन जो है वो है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कब खुलेगा। अब इसमें मेरा ये मानना है कि अब मार्केट के प्रेशर के कारण ही ये खुल सकता है। जी, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है कि वो हर वक्त ये बताते रहते हैं मार्केट को कि बस देखिए जी, ये बस कल खुलने वाला है, बस अब ये बस 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा, अभी 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, और बहुत जगहों पे मुझे लगता है 2-3 हफ्ते में शॉर्टेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। मेरा पहला अनुमान था कि 15 अप्रैल तक ही हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स लगता है कि या तो कुछ जहाज निकल गए जो दुनिया ट्रैक नहीं कर पाई, और या फिर जो इन्वेंट्रीज थी सिस्टम में लड़ाई शुरू होने के समय, वो काफ़ी ज़्यादा थी। बट अब वो डेटा पॉइंट बता रहे हैं कि वो इन्वेंट्रीज का डिप्लीशन जो है वो काफ़ी स्केरी जगह पे पहुंच चुका है। तो अगले 2-3 हफ्तों में अगर ये लड़ाई खत्म नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलता है, तो इकोनॉमी को प्रॉब्लम्स जो है बहुत सीवियर हो जाएंगी, ग्लोबल इकोनॉमी को। तो अब इसमें मार्केट का कोई एक दुविधा है कि अगर आपने ये जानते हुए कि अरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, चलो पहले बेच देते हैं, बट फिर उस प्रेशर के कारण लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है, और अमेरिका जो है वो ईरान को कंसेशंस देके इसको खत्म करना चाहता है, तो मार्केट में फिर रिबाउंड आएगा, जो कोविड के समय लोगों का अनुभव था। तो इसलिए दुनिया भर में यही चल रहा है कि किसी को भी बेचने का मन नहीं है, क्योंकि सबको लग रहा है, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है कि बस अभी बस खत्म ही होने वाली लड़ाई। अब ईरान इसी का फायदा उठा रहा है कि इसको हम और ज्यादा अगर खींच दें तो मार्केट के थ्रू यूएस गवर्नमेंट को स्ट्रेस आएगा, और उसके बाद जो जो समझौता होगा वो थोड़ा उनके फेवर में हो सकता है। तो मार्केट्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस वॉर। मतलब ये तो इसलिए जब तक स्ट्रेट पूरी तरह से नहीं खुलता, मुझे लगता है कि थोड़ा डावाडोली रहेगा और वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी। हम्म, किस लेवल के नीचे आपको लगता है कच्चा तेल आ जाए तो हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे? नहीं, कच्चा तेल तो जैसे आपने देखा था जब वो कुछ एक घंटों के लिए लगा कि स्ट्रेट खुलने वाला है, तो तेल के दाम काफ़ी वो 88-87 तक पहुंच गए थे ब्रेंट के। और मुझे लगता है क्योंकि जब जब सीज फायर अनाउंस हुआ था, तो अभी भी आप देखें जो दिसंबर डिलीवरी का तेल है वो भी 74-75 पे ही है। और जो 12 मंथ फॉरवर्ड कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कि फ्यूचर्स मार्केट में मैं मई का तेल भी खरीद लूँ, जून का भी खरीद लूँ, वगैरह वगैरह, सो ऑन टिल अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो वो दाम जो है वो जनवरी के मुकाबले कुछ $12-15 ज़्यादा है, लेकिन मार्च अप्रैल अगले साल का वो $7-8 से ही बढ़ा है। तो इसलिए
ऑयल मार्केट्स भी फाइनेंशियल मार्केट्स की तरह उम्मीद में है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसमें आई थिंक तेल के दाम अभी आप देखेंगे कि जो डेटेड ब्रेंट कहते हैं कि अगर आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी है, मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है अगले महीने के लिए, तो अब हर कोई सोच रहा है कि भाई लड़ाई तो खत्म ही हो जाएगी, तो इसलिए दाम जो ज़्यादा बढ़े नहीं है। लेकिन अगर आपको आज चाहिए तो दाम जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो जो डेटेड ब्रेंट का रेट दिख रहा है स्क्रीन पे, उससे बहुत ज़्यादा तेल के दाम है। तो स्ट्रेस ऑलरेडी है। और मुझे लगता है कि जब प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज जैसे एटीएफ जो हवाई जहाज़ों में घुसती है, या जो शिप का बंकर फ्यूल है, तो इन तरह के प्रोडक्ट्स में मुझे लगता है कि अब कमी आनी शुरू हो जाएगी 2-3 हफ्तों में। तब वो इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है वो काफ़ी फैल सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई तेल के दाम का वो भी है, वो कितने दाम पे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट वो मेरे हिसाब से वो एक वन टाइम शॉक है। कहने का मतलब, आप $100 का एवरेज ले लें एक साल का, तो 2% ऑफ जीडीपी का ग्रोथ इम्पैक्ट होता है, थोड़ा एक 125 बेसिस पॉइंट का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होता है, थोड़ा करेंसी को गिरना पड़ेगा, बट वो एक वन टाइम एडजस्टमेंट है। आई थिंक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी अगर फिजिकल एनर्जी शॉर्टेज हो जाती है और ये लड़ाई मान लीजिए अभी स्टेलमेट जैसा लग रहा है, उसको स्टेलमेट से निकलने के लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट पिछले 1-1.25 साल में तो यही समझ में आया है कि जब स्टेलमेट होता है तो वो स्टेक्स बढ़ा देते हैं, तो और धमकी देंगे और बम फोड़ेंगे, और उसके कारण फिर डैमेज भी हो सकता है। तो वो अनसर्टेनिटी मेरे ख्याल से मार्केट के लिए सबसे ज्यादा अभी महत्वपूर्ण है। दाम तो मेरे ख्याल से जब जिस दिन ये सॉल्व होगा वो गिर जाएंगे। काफ़ी अच्छी बात आपने कही है। अनिश्चितता खत्म हो तो फिर बात बन जाएगी। बताएं सर, जिन लोगों को भारतीय बाज़ारों में पैसा लगाना है, निवेश करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, या ज़रा समझाएं सर। देखिए, जब वो कहते हैं ना, जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश हुँ, नहीं करनी चाहिए। राइट। क्योंकि वो फिर वो प्योर गैम्बलिंग है। वैसे मार्केट में काफ़ी लोग गैम्बलिंग भी पसंद करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। बट मेरे हिसाब से जब हम हम इस डिसीजन में है ही नहीं कि ये ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब खुल छोड़ेगा, और ये सुलह जो है वो मेरे ख्याल से बहुत परमानेंट सुलह नहीं होगी, बट जो भी 1-1.5 साल के लिए होगी वो कब डिसाइड होगी, तो उसके लिए टाइम करने का कोई सेंस नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपका 3-5 साल का इन्वेस्टमेंट अप्रोच है या पीरियड है जिसमें आप रिटर्न चाहते हैं, तो एक प्लान बनाइए, और जो फ्लोज हैं उनको उस हिसाब से टाइम कीजिए। टाइम करने का मतलब कि अगर निफ्टी मान लीजिए 23.5 होता है या 22.5 होता है या 22 होता है, तो हम 22,000 होता है तो हम इस लेवल पे आए तो मैं खरीद लूंगा, अगर कितना भी अगर आगे आग लग रही हो। और एक एक कितना परसेंट लॉस हो सकता है उससे आप मैक्सिमाइज करके, तो मेरे ख्याल से 22-23 हजार के लेवल पे आके अगर आप 3-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट काफी अट्रैक्टिव होगा। अगर आप अपने आप को अच्छा ट्रेडर मानते हैं, जो कि मैं तो नहीं मानता अपने आप को, तो कि अब लग रहा है कि पैनिक का लेवल लेवल इतना हो गया है कि अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कंसेशन देने को तैयार हो जाएगी, तो उस समय भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन बस ये मान के चलें कि जब वो स्ट्रेस का माहौल बनेगा तब खरीदने में बहुत डर लगेगा। इसलिए वो जो जो सेंसिबल अप्रोच यही होगा कि एक प्लान बना के और जितने फंड्स डिप्लॉय करने हैं वो एक सर्टेन लेवल का थ्रेशोल्ड लगा के खरीदें। ठीक बात है, धीमे-धीमे पैसा लगाने की राय ये ठीक है। भारतीय बाज़ारों में क्या कुछ पसंद आ रहा है सर? कौन से थीम सेक्टर्स आपको लगता है कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और वहाँ पर निवेश करना चाहिए? देखिए, जो हमारा पिछले साल का की एक्सपेक्टेशन थी, या पिछले साल में जो एक्सपेक्टेशन बताई थी साल के शुरुआत में, कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप करेगी, क्रेडिट ग्रोथ पिकअप करेगा, यहाँ पे रियल एस्टेट साइकिल, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइकिल काफ़ी अच्छा करेगा। ऑटो सेल्स में जो जीएसटी कट के कारण जो अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है, और जो इकोनॉमिक मोमेंटम आएगा, जब क्रेडिट फ्लो पिकअप होगा तो ऑटोज में स्ट्रेंथ आएगी। तो ये सब चीज़ें अभी इकोनॉमी में दिख रही हैं। यानी कि अब आपने देखा ही होगा कि कुछ कुछ गाड़ियों पे अब 1 डेढ़ 2 2 महीने की अब वेटिंग लग गया है।
तो डिमांड काफ़ी अभी भी स्ट्रांग है। जैसे मैंने पहले कहा, सीमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। और सीमेंट केवल सीमेंट नहीं है, सीमेंट का मतलब है कि बालू भी बिक रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेबर डिमांड है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो उन्हीं एरियाज में मेरे हिसाब से हमारा फोकस होना चाहिए। एक और बदलाव मुझे लगता है आ रहा है, और आएगा, जो कि सवाल ये उठता है कि अगर कल को स्ट्रेट खुल जाता है तो क्या हम वहीं जा सकते हैं जहां हम 28 फरवरी को थे। और कुछ हद तक इकोनॉमिक मोमेंटम तो मेरे ख्याल से वहां पहुंच जाएगा, बट जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसमें मुझे लगता है कि काफी बदलाव होगा। तो आपने देखा होगा कि पावर सेक्टर में काफी स्टॉक्स में उछाल आया है, और उसकी वजह मेरे ख्याल से पूरी पूरी तरह से जस्टिफाइड है कि अगर भारत को एनर्जी पे सेल्फ सफिशिएंट होना है, और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो जो मीडियम टर्म आउटलुक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनर्जी सोर्सेज को कंट्रोल करें, और उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पूरे एनर्जी मिक्स में भारत में केवल 15% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। ये चीन में 20 साल पहले था। चीन के साथ भी ये गैस और ऑयल की शॉर्टेज है जो हमारे साथ भी है। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी इकोनॉमी को इलेक्ट्रीफाई किया। काफ़ी एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो, और जो एनर्जी के का डिमांड है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आता है। तो उसी पाथ पे, उसी उसी जर्नी पे हमें भी मूव करना होगा। और इस वजह से अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आप जो जो उसका डिमांड बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी प्राइसेस को रिफॉर्म करना होगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो अमेंडमेंट एक्ट है उस पे जो चर्चा चल रही है, हो सकता है कि 3-4 महीने में वो प्रेजेंट हो और पास भी हो जाए, और डिस्कॉम्स में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में रिफॉर्म्स आ जाएं, तो फिर आपको पावर डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो वो भी एक सेक्टर है जहां स्टॉक काफ़ी महंगे हैं, वो हमारे स्क्रीन्स में वो बहुत एक्सपेंसिव दिख रहे हैं। लेकिन अगर रिफॉर्म सेंटिमेंट, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी पॉजिटिव हैं, और पिछले 1-1.5 साल से पावर डिमांड ग्रोथ भी काफ़ी म्यूटेड रही है, और अगर इस साल एल नीनो के कारण थोड़ी बारिश भी कम होती है, तो पंपिंग के कारण डिमांड, इरिगेशन का डिमांड, तो वो सब के कारण भी मुझे लगता है कि पावर सेक्टर जो है वो इन दामों पे भी थोड़ा अट्रैक्टिव। निवेश के आपके लिए है बेहतरीन मौके जो नीलकंठ सर ने आपको बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, विस्तार से इकोनॉमी, बाजार और ग्लोबल हालात पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।